सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलकर नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को उसके अनुसार बदलने की योग्यता को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन में ये बातें शामिल हैं। पहला, लचीलापन। दूसरा, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना। तीसरा, बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना। जीवित रहने के लिए और विकसित होने के लिए विश्लेषण करना, स्वीकारना और अनुकूलन करना जरूरी होता है। अनुकूलन के पहले 2 चरण हैं इनकार करना और गुस्सा। इस सत्र में हम अनुकूलन के अन्य चरणों के बारे में सीखेंगे। आपको याद है, नलिनी ने गुस्से में आकर शादी में अकेले जाने से मना कर दिया था। आइए अब देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। वह सोच रही थी कि जहां वह मुश्किल से किसी को जानती है, ऐसी जगह पर वह क्या करेगी। अपनी मां के दबाव में आकर नलिनी को शादी में जाना पड़ा। परेशान और उदास होकर वह उस शादी में गई। अनुकूलन के चरण। पहला, इनकार या मना करना। दूसरा, गुस्सा। तीसरा, उदासीनता। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप में से कोई भी एक विद्यार्थी आगे आकर नलिनी की उदासीनता का अभिनय करके दिखा सकता है? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। सुचित्रा की मां का स्थानांतरण हो गया और उसे दिल्ली जाने को कहा गया। यह तय हुआ कि उसका परिवार भी दिल्ली चला जाएगा। सुचित्रा बचपन से जयपुर में ही रह रही है और एक ही स्कूल में पढ़ी है। स्थानांतरण की बात सुनकर वह बहुत परेशान हो गई। अपने परिवार के साथ जब वह दिल्ली चली गई, तब उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आई। वह बहुत ही निराश रहने लगी और उसने खुद के चारों ओर जैसे एक कवच बना लिया। वह कक्षा में किसी से भी बात नहीं करती थी। एक हंसमुख व्यक्ति से वह एक अप्रसन्न और शांत व्यक्ति बन गई। सुचित्रा की निराशा के पीछे क्या कारण था? पहला, नए स्कूल और नए दोस्तों को स्वीकार न कर पाना। दूसरा, दूसरों की बेरुखी। तीसरा, उसके पुराने स्कूल ने उसे जाने की अनुमति दे दी थी। सुचित्रा को यह भली भांति पता होना चाहिए कि उसने
दूसरों को अपनाने से मना कर दिया था। दूसरे शहर जाने वाले किसी भी छात्र को स्कूल से अनुमति तो मिल ही जाती है। उसकी निराशा के पीछे वास्तविक कारण यह था कि वह नए स्कूल और दोस्तों को स्वीकार नहीं कर रही थी। सुचित्रा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि किस तरह लोग अनुकूलन और बदलाव से कतराते हैं। सुचित्रा की प्रतिक्रिया अनुकूलन का अगला चरण है। गुस्से के बाद एक चरण आता है जब लोगों को पता चलता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, पर दुर्भाग्यवश वे बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें निराशा मिलती है। वे जानते हैं कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए वे निराश हो जाते हैं और आत्मदया में डूब जाते हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? क्या आप में से किसी को कभी अपने छोटे भाई या बहन के जन्म की वजह से निराशा हुई है, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपके माता पिता उस छोटे बच्चे पर ज्यादा ध्यान देंगे, आप पर नहीं? या फिर किसी और परिस्थिति में आपको निराशा हुई है क्योंकि आप बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए? क्या आप अपनी भावनाओं के बारे में अपने करीबी दोस्त को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए फिर से नलिनी की परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। जब नलिनी अकेली बैठी थी तब एक लड़की उसके पास आकर बैठी और उसे बातें करने लगी। शुरुआत में नलिनी हिचकिचा रही थी, पर बाद में वह उससे अच्छी तरह बात करने लगी और दोनों साथ में वर वधू से मिलने गए। वे कुछ रिश्तेदारों से भी मिले, उनके साथ खाना खाया और उन्होंने वर वधू के माता पिता को आभार प्रकट किया। नलिनी को पता चला कि उसे समारोह में मजा आने लगा। यह अनुकूलन का अगला चरण है। अनुकूलन के चरण: पहला, इनकार या मना करना। दूसरा, गुस्सा। तीसरा, उदासीनता। चौथा, स्वीकारना। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं जिसमें नलिनी पहले निराश है और बाद में एक लड़की के साथ खुशी से बातें कर रही है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। रेवती की पड़ोसन और उसकी अच्छी सहेली कमला किसी दूसरे शहर में चली गई है। उसके पड़ोस में जो नए लोग रहने आए हैं वे तमिलनाडु से हैं। उनके यहाँ एक लड़की है ललिता, जो रेवती की उम्र की है पर दूसरे स्कूल में पढ़ती है। रेवती को कमला की बहुत याद आती है क्योंकि उन दोनों की पसंद एक जैसी थी। उदासीनता से बचने के लिए रेवती को क्या करना चाहिए? पहला, ललिता से दोस्ती करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, अपने माता पिता को मनाना चाहिए कि वे उस शहर में चले जाएं जहां कमला रहती है। तीसरा, कमला को चिट्ठी लिखकर उसे वापस बुलाना चाहिए। रेवती के माता पिता को तुरंत कमला के शहर में नौकरी मिल जाए ये जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि कमला वापस आ जाए। अगर ऐसा हो भी जाए तो यह संभव नहीं होगा कि भविष्य में कमला और रेवती हमेशा साथ रहे। इसलिए रेवती को यह बदलाव स्वीकार कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस परिस्थिति के अनुकूल हो जाना चाहिए। कई लोगों को बदलती परिस्थिति के अनुसार अनुकूल होने में बहुत समय लगता है। अनुकूलन का अगला चरण है स्वीकार करना, इनकार करना, गुस्सा और निराशा के बाद लोग मन महसूस कर बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं।
इस चरण पर लोग नए वातावरण को अपनाने के तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं और अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ने लगते हैं। वे नए लोगों को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। मुकेश और उसके दोस्त फुटबॉल खेलने वाले थे और तभी बारिश होने लगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे शतरंज, कैरम, लूडो इत्यादि खेलेंगे जो अंदर बैठकर खेले जा सकते हैं। क्या आपने कभी किसी बदलाव को स्वीकार किया है क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए फिर से नलिनी से मिलते हैं। बातचीत के दौरान नलिनी को पता चला कि उसकी नई सहेली को भी उन्हीं चीजों में रुचि है जो कि उसे पसंद है। नलिनी हमेशा आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। उसे पता चला कि उसकी नई सहेली आर्किटेक्ट के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। उस लड़की ने नलिनी को बहुत उपयोगी जानकारी दी। नलिनी ने उस लड़की का पता और फोन नंबर लिया और उसे कहा कि किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ने पर वह उससे संपर्क करेगी। नलिनी उस शादी में निराश होकर जबरदस्ती गई थी, पर जब वह वापस आई तब एक अनजाने व्यक्ति के साथ उसकी लाभकारी बातचीत हो चुकी थी। इस प्रक्रिया में उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। यह अनुकूलन का अगला चरण है। अनुकूलन के चरण: पहला, इनकार या मना करना। दूसरा, गुस्सा। तीसरा, उदासीनता। चौथा, स्वीकारना। पांचवा, ज्ञान और विकास। अब एक और परिस्थिति। रवि एक स्कूल में पढ़ता था जहां सिर्फ 10वीं तक ही कक्षाएं थी। 11वीं कक्षा के लिए उसे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। उसके पास अब एक ही विकल्प था, अपने कस्बे से 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाना जहां उसे छात्रावास में रहना था। घर में मां के हाथ से बना गरम गरम खाना खाने के बाद उसे छात्रावास की कैंटीन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ महीनों के बाद उसे छात्रावास में रहने के फायदों का एहसास हुआ। हमने इससे क्या सीखा? पहला, छात्रावास का खाना घर के खाने से बेहतर होता है। दूसरा, नए अनुभवों से हमें ज्ञान मिलता है और हमारा विकास होता है। तीसरा, सबको अपने घर से 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाना चाहिए। यह अनुकूलन का आखिरी चरण है। इस चरण में ज्ञान मिलता है और विकास होता है। इनकार करने के बाद एक व्यक्ति बदलाव को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। आपने कोई नई भाषा कैसे सीखी? क्या आपने वह भाषा एक ही दिन में सीख ली? बिल्कुल नहीं। पहले आपको प्रत्येक शब्द बहुत अजीब लगा होगा। शब्दों का उच्चारण करने में परेशानी हुई होगी, पर आवश्यकता की वजह से वह भाषा सीखने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई और आपने चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस वजह से आपके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि हुई। एक नई भाषा आपके लिए नई दुनिया खोल देती है। इसी तरह कोई नया खेल या हुनर सीखने से आप एक नई दुनिया कदम रखते हैं। क्या आप उस अनुभव के बारे में सोचकर बता सकते हैं जब बदलाव को स्वीकार करने में आपको ज्ञान मिला और विकास हुआ? क्या आप इस बारे में सबको बता सकते हैं? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जब लोग बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और बदलाव को सकारात्मक रूप से देखते हैं तो वे नई परिस्थिति के
अनुकूल होना सीख लेते हैं। उनका ध्यान अपने प्रयासों पर होता है, बदलाव पर नहीं। शुरुआत में होने वाली परेशानी पर भी वे ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर दुर्भाग्यवश कुछ परिस्थितियों में ये चरण बहुत लंबे होते हैं और कुछ लोग ज्ञान व विकास के चरण तक कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग बदलाव का सामना करने में खुद को समर्थ नहीं समझते। कुछ लोग निराशा में डूब जाते हैं और इस प्रक्रिया में वे बहुत कुछ खो देते हैं और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोग कुछ इस तरह सोचते हैं, मुझे इस बदलाव को एक मौका देना चाहिए। अगर सब ठीक रहा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हिम्मत हार देंगे। इस तरह वे शायद धीरे धीरे बदलाव को अपना लेते हैं। फायदों को देखते हुए ये लोग स्वेच्छा से बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हैं। दुनिया में जितना भी विकास हुआ है वह इसी वजह से हुआ है कि लोगों ने बदलाव को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। अनुकूलन में बहुत ताकत होती है। क्या आपने किसी भी बदलाव के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है? चलिए, क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को उसके अनुसार बदलने की योग्यता को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन में ये बातें शामिल हैं। पहला, लचीलापन। दूसरा, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना। तीसरा, बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना। जीवित रहने के लिए और विकसित होने के लिए विश्लेषण करना, स्वीकारना और अनुकूलन करना जरूरी होता है। अनुकूलन के चरण है इनकार करना, गुस्सा, निराशा या उदासीनता, स्वीकार करना, ज्ञान और विकास। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि अनुकूलन क्या होता है, इसके कौन से चरण होते हैं और इसके सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। इस सत्र में हम सीखेंगे कि बदलाव का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक प्रयोग से करें? यहाँ अलग अलग तरह की शीशियाँ की बोतलें हैं, गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार इत्यादि। जब आप इनमें पानी डालते हैं तो पानी के आकार को क्या होता है? पानी उस शीशी या बोतल का आकार ले लेता है। जब आप पानी में थोड़ी सी हल्दी डालते हैं तो क्या होता है? जब आप पानी में नमक डालेंगे तो पानी का स्वाद कैसा हो जाएगा? पानी का स्वाद नमकीन हो जाएगा। इस प्रयोग से हमने क्या सीखा? धन्यवाद। जिस बर्तन में पानी डाला जाएगा, पानी उसी बर्तन का आकार ले लेगा। जो रंग डाला जाएगा, पानी का रंग भी वही हो जाएगा। और जो चीज़ डाली जाएगी, पानी का स्वाद भी वैसा ही हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो चाहे जो भी बदलाव हो, पानी उसके अनुकूल हो जाता है। हमें भी अपनी पहचान व अस्तित्व को खोए बिना परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना चाहिए और उसके अनुकूल बन जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक व्यक्ति के तौर पर आप कई भूमिकाएं निभाते हैं। छुट्टियों में जब आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं तब आप वहाँ के लोगों से घुल मिल जाते हैं और नए दोस्त भी बनाते हैं। आप अपने माता पिता की संतान हैं और स्कूल में आप एक विद्यार्थी भी हैं। प्रत्येक भूमिका की कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं। क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब आपने जीवन की किसी नई भूमिका के लिए खुद को उसके अनुकूल बनाया था? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम देखें कि नवीन ने बदलाव का सामना कैसे किया? हर साल नवीन अपने दोस्तों के साथ नई नई जगहों पर पिकनिक के लिए जाता है। आमतौर पर कुमार ही सारी व्यवस्था करता है, पर कुमार दूसरे शहर में रहने चला गया है। पिकनिक की तैयारियां करने का समय आ गया है। नवीन के दोस्त चाहते हैं कि इस साल वह सारी व्यवस्था करे। नवीन ने यह काम पहले कभी नहीं किया है। उसे क्या करना चाहिए? पहला, यह जिम्मेदारी लेने से मना कर देना चाहिए। दूसरा, कुमार नहीं है इसलिए पिकनिक पर नहीं जाना चाहिए। तीसरा, इस जिम्मेदारी को एक अवसर के रूप में देखकर स्वीकार करना चाहिए। क्या 4 विद्यार्थी आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको इनमें से एक विकल्प चुनकर यह अभिनय करना है। बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। नवीन को यह जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए क्योंकि इससे उसे कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। नई जिम्मेदारी न लेने से या फिर कुमार की गैर मौजूदगी की वजह से पिकनिक न करने से वह एक अच्छा अवसर खो देगा। बदलाव का सामना करने के लिए हमें नए अवसर ढूंढने चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अब एक और परिस्थिति। विनोद की स्कूल में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अलावा गतिविधियों में 6 विकल्प दिए जाते हैं। विद्यार्थी अपनी पहली और दूसरी पसंद बता सकते हैं। उन्हें गतिविधि चुनने का मौका दिया जाता है, पर विद्यार्थी को अपनी पसंद मिलेगी या नहीं यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कौन सी गतिविधि की मांग सबसे ज़्यादा है, स्कूल में पर्याप्त सामग्री है या नहीं इत्यादि। इसीलिए यह ज़रूरी नहीं है कि विद्यार्थियों को अपनी पहली पसंद के अनुसार गतिविधि मिल जाए। विनोद क्रिकेटर बनना चाहता है, इसलिए उसने पहले क्रिकेट पसंद किया, पर उसे वॉलीबॉल मिला। इस बात से वह हताश हो गया। उसे क्या करना चाहिए? पहला, बिना किसी उत्साह के वॉलीबॉल खेलना चाहिए। दूसरा, वॉलीबॉल में अपनी योग्यता को विकसित करना चाहिए। तीसरा, किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए। बिना उत्साह के वॉलीबॉल खेलना या फिर किसी गतिविधि में भाग न लेना, ऐसा करने से विनोद को कुछ भी हासिल नहीं होगा। विनोद को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करके नए क्षेत्र में अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। मन लगाकर वॉलीबॉल खेलने से इस खेल में उसकी योग्यता तो बढ़ेगी ही, साथ साथ वह शारीरिक रूप से सशक्त और स्फूर्तिला भी बना रहेगा, जो कि किसी भी खेल के लिए आवश्यक है। रोज स्कूल खत्म होने के बाद और छुट्टी के दिन तो वह क्रिकेट खेल ही सकता है और क्रिकेटर बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। अब एक क्रियाकलाप का समय है। राजीव के पड़ोस में दशहरा का भव्य आयोजन होने वाला है। बच्चों के लिए
खेल आयोजित करने की जिम्मेदारी राजीव को दी गई है। राजीव को इसका कोई अनुभव नहीं है। उसे आयोजन समिति के सदस्यों से क्या कहना चाहिए? क्या कोई 3 विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया किया आपने, धन्यवाद। कोई भी भूमिका या जिम्मेदारी लेकर क्या आपने कभी बदलाव का सामना किया है? जैसे कि विद्यार्थियों से पिकनिक के पैसे लेकर जमा करना, स्कूल में किसी समारोह का आयोजन करने में मदद करना, किसी दूसरे शहर या कस्बे में अकेले जाना इत्यादि। क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि नवीन क्या कर रहा है। नवीन ने पिकनिक की व्यवस्था की जिम्मेदारी ले ली। उसने उन जगहों की सूची बनाई जहां वे जा सकते हैं। फिर उसने दोस्तों के साथ अपनी योजना के बारे में चर्चा की। जिन जगहों पर वे जाने वाले थे वहां उसने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई। जैसे कि तय हुआ था, वे अपनी यात्रा पर निकल गए। पहले 2 दिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और दोस्तों ने नवीन की सराहना की। तीसरे दिन वे रॉबिन होटल में ठहरने वाले थे। जब वे वहां पहुंचे तो मैनेजर ने उन्हें कहा कि किसी शादी की वजह से उनके 15 कमरे भरे हुए हैं और उन्हें 2 कमरे और चाहिए। इसलिए अब वह नवीन और उसके दोस्तों को कमरा नहीं दे सकता। मैनेजर ने उनसे माफी मांगी। एक को छोड़कर बाकी सभी दोस्त नवीन को भला बुरा कहने लगे। नवीन बहुत निराश हो गया। उसे क्या करना चाहिए? पहला, बैठकर रोना चाहिए। दूसरा, दोस्तों पर चिल्लाना चाहिए क्योंकि यह जिम्मेदारी लेने के लिए उन्होंने ही उस पर दबाव डाला था। तीसरा, जिस दोस्त ने हमदर्दी दिखाई थी उसे अपनी भावनाएं बतानी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या आप में से 4 लोग आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। नवीन को अपनी भावनाएं उस दोस्त को बतानी चाहिए जिसने उसके लिए हमदर्दी दिखाई थी। जब हम निराश या हताश होते हैं, हमें मानसिक या भावनात्मक तौर पर किसी का सहारा लेना चाहिए। क्या हम एक और परिस्थिति के बारे में चर्चा करें? सुजाता एक प्रतिष्ठित स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उसे पर्याप्त अंक नहीं मिले। उसे दूसरी स्कूल में दाखिला मिला जिसके लिए उसके अंक उपयुक्त थे। उसकी कुछ करीबी सहेलियों को उस प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया। सुजाता को अपनी सहेलियों की बहुत याद आती थी। नए स्कूल में उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत निराश रहती थी। धीरे धीरे वह उदासीनता में डूबने लगी। उसे इस बात का एहसास था, पर वह इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सुजाता को क्या करना चाहिए? पहला, अपनी निराशा के बारे में उसे बताना चाहिए जिस पर वह विश्वास करती है। दूसरा, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तीसरा, उदासीनता की आदत डाल लेनी चाहिए।
पढ़ाई छोड़ देना या उदासीनता की आदत डालना, ऐसा करने में कोई समझदारी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में लोगों को बदलाव का सामना करने में परेशानी होती है क्योंकि वे खुद की भावनाओं को जान नहीं पाते। पर यहाँ हमने देखा कि सुजाता को अपनी स्थिति के बारे में पता था, फिर भी वह खुद को उदासीनता से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। इस परिस्थिति में उसे दूसरों से मदद लेनी चाहिए जिन पर उसे विश्वास हो, जैसे कि माता पिता, भाई बहन या करीबी दोस्त। ऐसा करने से ही वह अपनी मानसिक परेशानी को दूर कर पाएगी। इस बारे में दूसरों से बात करने से उसे राहत महसूस होगी। अंत में तो उसे खुद की मदद खुद ही करनी होगी, पर किसी समझदार व्यक्ति को अपनी भावनाएं बताने से वह इस बदलाव का सामना कर पाएगी। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपको कभी किसी बदलाव का सामना करने में परेशानी हुई है जिस वजह से आप निराश और उदास हो गए थे? ऐसी परिस्थिति में क्या आपने अपने करीबी मित्रों को इस बारे में बताया था? उस मित्र को अपनी भावनाएं बताकर आपको कैसा लगा? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? बदलाव का सामना करने के लिए हमें पहला, नए अवसर ढूंढने चाहिए। दूसरा, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब हम निराश या हताश होते हैं, हमें मानसिक या भावनात्मक तौर पर किसी का सहारा लेना चाहिए। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। Dari COVID ke dalam dia. Dia kata,
नमस्ते विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि बदलाव का सामना करने के लिए हमें नए अवसर ढूंढने चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब हम निराश या हताश होते हैं, हमें मानसिक और भावनात्मक तौर पर किसी का सहारा लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि नवीन और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ जब वे रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। एक हमदर्द दोस्त को अपनी परेशानी और निराशा की भावनाएं बताने के बाद नवीन को अच्छा लग रहा था। उसने तय कर लिया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। उसे क्या करना चाहिए? पहला, ठहरने के लिए नई जगह ढूंढनी चाहिए। दूसरा, दोस्तों को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह अगले साल बेहतर व्यवस्था करेगा। तीसरा, इस परेशानी के लिए अपने दोस्तों से माफी मांगनी चाहिए। परेशानी की माफी मांगने से या फिर अगले साल बेहतर व्यवस्था करने से यह समस्या हल नहीं होगी। इससे नवीन अपने दोस्तों का प्यार और विश्वास भी नहीं जीत पाएगा। समस्या को हल करने के लिए उसे पूरा मन लगाकर ठहरने की नई जगह ढूंढनी चाहिए। इस बात का आभास होने के बाद नवीन ने कुछ लॉज के फोन नंबर लिए और आखिर में ठहरने की व्यवस्था कर ही दी। जिन दोस्तों ने उसकी निंदा की थी, अब वे ही उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उनकी पिकनिक अच्छी तरह पूरी हुई। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि आपके घर में आम का एक पेड़ है। एक डाल पर पका हुआ आम है जो आपकी मां को चाहिए। उस डाली की ऊंचाई आपकी ऊंचाई से 2 गुना है और आपकी मां ने कहा है कि उस पर पत्थर नहीं फेंकना है। आपको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। आप क्या करेंगे? क्या आप में से कोई आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? अपने प्रयास के लिए धन्यवाद। अगर आप ध्यान से और दृढ़ निश्चय से अपना काम करें तो आपको जो चाहिए आप हासिल कर ही लेंगे। जब हमारे सामने कोई परेशानी आए तो हमें डटे रहना चाहिए, अपना ध्यान लक्ष्य पर रखना चाहिए। आइए एक और परिस्थिति देखते हैं। वासवी की स्कूल में वार्षिकोत्सव की तैयारियां चल रही थी। उसने नृत्य के लिए अपना नाम दर्ज करवाया था। नृत्य का अभ्यास करते समय वह गिर गई और उसकी एड़ी में मोच आ गई। वह नृत्य नहीं कर पा रही थी। नृत्य के कार्यक्रम में भाग न ले पाने की वजह से वह बहुत निराश थी। उसकी शिक्षिका ने उसे नाटक में एक भूमिका दी जिसमें ज्यादा हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं थी। उसने पहले कभी नाटक में भाग नहीं लिया था। नाटक के अभ्यास के दौरान वह संवाद याद नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उसे अपनी योग्यता पर संदेह होने लगा। वह सोच रही थी नाटक में भाग न ले। यह देखकर शिक्षिका ने तय किया कि वह वासवी से बात करेगी। आपको क्या लगता है शिक्षिका ने वासवी से क्या कहा होगा? पहला, अगर तुम अभिनय नहीं कर सकती तो नाटक में भाग मत लो। दूसरा, तुम अगले वार्षिकोत्सव में नृत्य और नाटक में भाग ले सकती हो। तीसरा, थोड़ा सा और प्रयास करो, तुम यह कर सकती हो। कठिनाई की वजह से कोई काम बीच में छोड़ देना या फिर अपने प्रयास को किसी और दिन के लिए टाल देना
ये तो बस बदलाव से बचने के तरीके हैं। दृढ़ता से डटे रहना, यानी कि और मेहनत करना, केवल इससे ही बदलाव का सामना किया जा सकता है। इसीलिए शायद वासवी की शिक्षिका ने भी उसे और मेहनत करने के लिए कहा होगा। किसी भी नए क्षेत्र में शुरुआत में तो कुछ दिक्कतें आती ही हैं। शिक्षिका ने उसे यह बताया होगा कि पहले तो सभी से गलतियां होती हैं, पर जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वही अपने काम में निपुण होते हैं। उन्होंने वासवी को सलाह दी होगी कि अपनी गलतियों से उसे सबक सीखना चाहिए और धीरे धीरे अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर वासवी प्रयास करेगी तो उसके सफल होने की संभावना 50% है, पर वह प्रयास ही नहीं करेगी तो उसके सफल होने की संभावना 0% होगी। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? क्या आपने कभी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से कुछ हासिल किया है, जैसे कि लिखावट सुधारना, नया खेल सिखाना इत्यादि? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अब एक प्रश्न है, नए फैशन के अनुसार कितने लोगों ने अपना तौर तरीका बदला है? कृपया अपने हाथ ऊपर करें। नए फैशन के अनुसार खुद को बदलने में क्या आपको परेशानी हुई? कृपया इसके कारण बताएं। धन्यवाद। तो हमने देखा कि फैशन को स्वीकार करने में हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सबसे अलग और अजीब दिखेंगे। इसलिए ज़माने के साथ चलना ही बेहतर लगता है। कभी कभी इसमें हमारे अस्तित्व का भी सवाल हो सकता है। हमें डर रहता है कि लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए बदलाव को स्वीकार करना और उसके अनुकूल होना आसान हो जाता है। हम इस बदलाव को पहले अपने मन में स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद जब बाकी की बातें सामने आती हैं तो सब कुछ बहुत स्वाभाविक लगता है। इसी तरह अगर हम हर एक बदलाव को सकारात्मक रूप से देखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का मूल तत्व है। आजीवन हमें शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन आते रहते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं वह भी हर पल बदलता रहता है। हमारे आसपास की परिस्थितियां बदलती हैं। जीवन में कुछ अहम घटनाएं घटती हैं। हम नए नए लोगों से मिलते हैं और उनके साथ काम करते हैं। ये सब भी तो बदलाव ही दर्शाता है। इस बदलाव का सामना करने के लिए खुद की योग्यता बढ़ाने से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। अनुकूलन से विकास होता है, विकास से हमारा व्यक्तित्व संवरता है। मैं दोहराती हूँ, अनुकूलन से विकास होता है, विकास से हमारा व्यक्तित्व संवरता है। अब तक हमने चर्चा की कि बदलाव का सामना कैसे करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि अनुकूलन के सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। अनुकूलन के सकारात्मक परिणाम: सहन शक्ति, नई योग्यताएं या कौशल, विकास, बेहतर रिश्ते नाते। आने वाले परिवर्तन के अनुसार जब हम खुद को निरंतर उसके अनुकूल बनाते रहते हैं तब हम जीवित रहने की कला सीख जाते हैं। जब हम चुनौतियों को पार कर लेते हैं तब हमारा बल और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सहन शक्ति दर्शाता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है।
और हमें बदलाव का सामना करने की ताकत मिलती है। उदाहरण के लिए, नवीन की योजना में बाधा आई और उसने इस चुनौती को पार किया, जिससे उसे अपने दोस्तों से सराहना मिली। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि आपको किसी विषय में कम अंक मिले हैं। आपने कड़ी मेहनत की और अगली बार उसमें अच्छे अंक प्राप्त किए। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई मिलता जुलता अनुभव हुआ है? जरूरी नहीं है कि यह अंकों से ही संबंधित हो, या किसी कौशल या योग्यता के बारे में भी हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी। कृपया सबको अपने अनुभव के बारे में बताएं। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अनुकूलन के समय हमें कई अवसर मिलते हैं जिनसे हम नए विचार और कौशल सीख सकते हैं। अगर हम इनका अच्छी तरह प्रयोग करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे हमारे बौद्धिक और भावनात्मक विकास में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, नवीन की परिस्थिति में हमने देखा कि जब उसे नई जिम्मेदारी दी गई, तब उसने एक चुनौती और अवसर के तौर पर उसे स्वीकार किया और पूरा मन लगाकर काम किया। उसने सीखा कि पिकनिक की व्यवस्था कैसे की जाती है और योजना में कोई समस्या आ जाए तो उसे हल कैसे किया जा सकता है। आइए अब एक क्रियाकलाप करें। किसी नए परिस्थिति में अनुकूलन के परिणाम स्वरूप क्या आपने कोई नया कौशल सीखा है? उदाहरण के लिए, कोई नया खेल खेलते समय या कोई नया पाठ पढ़ते समय। क्या आप अपने अनुभवों के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अनुकूलन की प्रक्रिया में हमें नए विचार और कौशल सीखने के कई अवसर मिलते हैं। अगर इन अवसरों का प्रयोग अच्छी तरह किया जाए तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारा विकास होता है। हमारी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि हम लोगों के साथ रिश्ते बना पाते हैं। परिवर्तन से नए रिश्ते बनते हैं और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से खुल मिल जाएं तो हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले सत्र में देखा था, नलिनी शादी में एक लड़की से मिली जिसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। इससे उसे अंतर्वैयक्तिक कौशल सीखने में मदद मिली। बस, ट्रेन या हवाई जहाज से किसी नई जगह जाते वक्त क्या आपने कोई दोस्त बनाए हैं? मतलब कि किसी नई परिस्थिति में अनुकूलन की प्रक्रिया के दौरान। क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? बदलाव का सामना करने के लिए हमें पहला, नए अवसर ढूंढने चाहिए। दूसरा, सकारात्मक रहना चाहिए। तीसरा, निराशा की भावना को दूर करने के लिए मानसिक या भावनात्मक रूप से सहारा लेना चाहिए। चौथा, चुनौतियों को पार करने के लिए डटे रहना चाहिए। पांचवा, अपना ध्यान लक्ष्य पर रखना चाहिए। अनुकूलन के सकारात्मक परिणाम: पहला, सहन शक्ति। दूसरा, नई योग्यताएं या कौशल। तीसरा, विकास।
चौथा, बेहतर रिश्ते नाते। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।